जिंदा भी आपके बगल से निकल। सबकी समस्याओं को सुनने और समझने के लिए और ये जानने के लिए कि कांग्रेस पार्टी आपकी किस तरह से मदद कर सकती है, कैसी नीतियां बना सकती हैं जिससे आपका विकास हो। अब 10 सालों से देश में, प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है। मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े प्रचार किए, उन्होंने बहुत बड़े वादे भी किए, और आप जब भी टीवी चलाते हैं तो आपको दिखता होगा कि कितने बड़े इवेंट कर रहे हैं मोदी जी, बड़े बड़े मंचों पे दिख रहे हैं, बड़े बड़े सेठों, बड़े बड़े नेताओं के साथ दिख रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जितने वादे इन्होंने किए उनमें से अगर एक भी पूरा कर लिया होता तो आज जनता की ये परिस्थिति नहीं होती जो अभी है। परिस्थितियां क्या है? परिस्थितियां क्या है? कमर तोड़ महंगाई है। आज मेरी बहनें अगर कुछ खरीदने जाएं, दुकान जाएं, तो आधी चीजें छोड़ के आ जाएंगी, सोचेंगी कि कोई बात नहीं, अगली बार ले लेंगे, अभी इतनी जरूरत नहीं है, छोड़ ही देते हैं, है ना। घर में कोई बीमार पड़ता है, इलाज करना पड़ता है, घबराहट होती है कि कैसे करेंगे। किसी की 2-3 दिहाड़ियां नहीं मिली तो घर पे कोई एक परिवार का सदस्य भूखा रहता है, ज्यादातर वो महिला ही रहती है। आप खेत में काम करो, मजदूरी करो, कुछ भी करो, लेकिन कमाई पूरी नहीं होती। खेतों में परिस्थिति यह है कि जितने भी खेती के सामान हैं सारे महंगे हो गए हैं, क्योंकि मोदी जी जीएसटी लाए और आपको उन पे टैक्स भरना पड़ रहा है। खेती पे के सामानों पे आप टैक्स भरते हैं, ऊपर से अगर खेती का नुकसान होता है आपको भुगतान नहीं मिलता, और रात भर आप खेती को आवारा पशु से बचाने के लिए मचान में, खेती में बैठते हैं। तो जब जब जरूरत पड़ती है आपको कर्ज लेना पड़ता है। बच्चों की शिक्षा करानी है, बेटी की शादी करानी है, या अगर उपज का सही दाम नहीं मिला, नुकसान हो गया, नई उपज करने के लिए फिर से आपको कर्ज लेना पड़ता है। तो आप कर्ज जब लेते हैं जब बहुत ही मुसीबतें बढ़ जाती हैं और कोई चारा नहीं होता। दूसरी तरफ इस देश के बड़े बड़े खरबपति हैं, ऐसे 22 लोग हैं, 22 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मोदी जी की खास हैं। वो कर्ज लेते हैं तो मोदी जी उन कर्जों को माफ कर देते हैं। 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मोदी जी ने उनका माफ कर दिया। आप कर्ज लेते हैं क्योंकि जीवन मरण का सवाल हो जाता है, लेकिन मोदी जी आपके कर्ज माफ नहीं करते। 1 रुपया किसी किसान का नहीं माफ किया। आज 10 साल हो गए हैं, किसानों की आत्महत्याएं इतनी बढ़ गई हैं क्योंकि अक्सर कर्ज लेता है और चुका नहीं पाता, बच्चों को खिला नहीं पाता, आगे बढ़ नहीं पाता। लेकिन इस सरकार ने उसके लिए कोई नीति नहीं बनाई। आज वो जमाना नहीं रहा कि आप बच्चों को, जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं आप खेतों में लगा देते हैं मजदूरी करने। आज वो जमाना नहीं रहा। आज हर गांव में, पिछड़े से पिछड़े गांव में जो गरीब से गरीब परिवार है उसमें भी लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चा शिक्षित हो, अच्छा रोजगार मिले, अच्छा भविष्य हो उसका। तो आप मेहनत करते हैं, आप दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कमाई पूरी नहीं होती। बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षित करते हैं, कोई बीएससी पास है, कोई बीटेक पास है, कोई एमएससी पास है, कोई एमए पास है, लेकिन किसी के पास रोजगार नहीं है, क्योंकि जो रोजगार बनाने के साधन थे वो लगभग सारे मोदी जी के कार्यकाल में बंद होने के कगार पे है। कैसे? सबसे पहला साधन तो खेती ही थी। खेती से रोजगार बनता था, आप कमाते थे, मजदूरों को रखते थे, रोजगार देते थे। दूसरा, छोटे कारोबार, छोटे दुकानें, उनसे रोजगार बनता था। कोई मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट खोल लिया किसी ने, कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जिसमें 10-15 लोगों को रोजगार देना है तो दे देते थे।
नोटबंदी लाए मोदी जी, जीएसटी लाए, उससे जितने भी छोटे और मध्यम कारोबार हैं उन पे बहुत ही ज्यादा संकट हुआ, मुश्किल हो गई, उनको भी कमाना, उनके लिए भी कमाना मुश्किल हो गया, तो वहां से रोजगार ठप होने लग गए। फिर बड़े बड़े सरकारी कारोबार होते थे, बड़े कारखाने, जैसे यहाँ अपने तमाम देखें, ITI, ये BHEL अमेठी में, HAL, NTPC, ये सरकारी थे, आज भी सरकारी है, लेकिन इनके जो जितने भी सब्सिडरी हैं उनको मोदी जी ने अपने बड़े बड़े खरबपतियों को सौंप दिया है, मित्रों को। तो इससे क्या हुआ है कि आस्ते आस्ते निजीकरण शुरू हुआ है। निजीकरण होने से आपको ना स्थायी नौकरी मिलती है, ना आपको पुराना पेंशन मिलता है, आपको कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है, और सबसे बड़ी चीज आपको आरक्षण भी नहीं मिलता। तो आस्ते आस्ते इन्होंने ये सिलसिला शुरू कर लिया है कि बड़े जितने भी कारखाने हैं वो आस्ते आस्ते उनका निजीकरण हो रहा है। देश का कोयला, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की बिजली, देश का पावर, देश की बड़ी बड़ी सड़कों का ठेका, सब इन्हीं गिने चुने खरबपतियों को दिया जा रहा है। तो देश की संपत्ति इसके लिए इस्तेमाल हो रही है कि उनके लाखों करोड़ों का कर्ज माफ हो, उनके बिजनेस बड़े हो, उनके कारोबार जो है वो बढ़ते रहे, उनका भविष्य मजबूत हो। और गरीबों के लिए एक भी नीति नहीं है। गरीबी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, खेती में मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं, नौजवान बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। और इस बीच देश की राजनीति कुछ ऐसी हो गई है कि जो भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री, जो मंत्री हैं, जो प्रत्याशी भी हैं अलग अलग जगहों के, संसदीय क्षेत्रों के, वो इन बातों के बारे में जिक्र भी नहीं करते अपने भाषण में। आपने कभी मोदी जी के मुंह से ये लफ्ज सुना है बेरोजगारी, या ये बात सुनी है कि वो किस तरह से महंगाई को कम करेंगे? ये बातें करते ही नहीं है। पूरा समय या तो कांग्रेस की आलोचना करेंगे कि भाई 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, या फिर बोलेंगे कि कांग्रेस धर्म के विरोध की पार्टी है, धर्म विरोधी हैं ये लोग। अब कांग्रेस धर्म विरोधी कैसे हो सकती है? कांग्रेस ने देश को महात्मा गांधी दिए, नींव ही कांग्रेस पार्टी की महात्मा गांधी ने डाली। महात्मा गांधी जी ने कितना अनोखा पूरी दुनिया भर में आंदोलन किया जिससे हम आजाद हुए, जो भगवत गीता की सीख पर आधारित था, सत्य और अहिंसा की बात की। किसी ने गोली मारी गांधी जी को, शहीद हुए, और शहीद होते होते उनके मुंह से हे राम शब्द निकले। उन्होंने हम सबको रास्ता दिखाया, पंडित नेहरू जी को, इंदिरा जी को, कांग्रेस के सारे नेताओं को उन्होंने ही राजनीति सिखाई, उन्होंने राजनीतिक दिशा दी, उन्होंने सिखाया कि सत्य के आधार पर राजनीति करो, ईमानदारी से लोगों की सेवा करो, लोकतंत्र में जनता को मजबूत करो, उन्होंने सिखाया। ये पूरा आंदोलन ही धार्मिक आंदोलन था। तो हम कैसे धर्म के विरोधी हो गए? हम धर्म के विरोधी इसलिए हो गए कि हम धर्म के आधार पर हम अच्छा, मैं बोल रही हूँ, बोलने दीजिए, उसके बाद आप बेशक मेरे पास आ जाए। क्या हम धर्म विरोधी इसलिए हैं कि हमने कभी धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगा आपसे? क्या यही सिखाया था हमें भगवानों ने, महात्माओं ने, गुरुओं ने, संतों ने, कि धर्म के आधार पर सत्ता लो, कि धर्म के आधार पर लोगों को बांट के अपनी राजनीति करो? और क्योंकि हम नहीं करते हैं इसलिए हम धर्म विरोधी बन गए हैं। सोच लीजिए, कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता आपके सांसद रहे, इंदिरा जी सांसद रही,
शहीद हो गई देश के लिए, 33 गोलियां ली इस देश के लिए। इतनी सी थी, उनके हाथ मेरे हाथों में यहां तक पहुंचते थे, इतनी सी थी, शेरनी थी, लेकिन 33 गोलियां खाई, शहीद हुई इस देश के लिए, और ये लोग उनको देशद्रोही बोलते हैं। बड़ी सी बड़ी नेता थी, लेकिन आपसे कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा। आपसे हमेशा अपने काम के आधार पर वोट मांगा कि मैंने ये किया है, ये किया है, ये किया है, आपको मजबूत करने के लिए। आप सवाल उठाते थे, नाराज नहीं होते थे, सवाल उठाते थे, कहती थी जनता जागरूक है। आज सवाल उठा के देखिए, 3 दिन पहले अमित शाह जी आए, गृह मंत्री जी आए यहाँ भाषण देने के लिए। किसी पत्रकार ने कुछ सवाल कर दिया जो उन्हें पसंद नहीं आया, पिटवा दिया उसको। आज शिक्षा मित्र आंदोलन करती हैं, पीटी जाती हैं, रासुका कानून डाला जाता है, मुकदमे डाले जाते हैं उस पे कि वो देशद्रोही है। तो आज जो परिस्थितियां बनी है वो देश के लिए सही नहीं है। आपने यहाँ एक परंपरा स्थापित की कि राजनीति सच्ची होनी चाहिए, बड़ा से बड़ा नेता हो उसकी जवाबदेही है आपके प्रति। वो जानता था, इंदिरा जी भी जानती थी कि मुझे जवाब देना पड़ेगा। अगर जनता के सामने बोलना है तो जिम्मेदारी से बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। और यहाँ आज देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या हालत बना रखी है। सबसे बड़ा पद संभाला है देश का, एक दिन कुछ कहते हैं, अगले दिन उसी का खुद खंडन कर देते हैं। पूरे चुनाव में उनका प्रयास रहा है, महीनों से ये प्रयास कर रहे हैं कि ये तीसरा चुनाव है हमारा, इसको भी हम हिंदू मुसलमान करके सत्ता लेंगे। अब जनता उब चुकी है, जनता समझ गई है कि भाई 2 चुनाव तो आपको हमने जिता दिए धर्म के आधार पर। आपने हमें कहा भगवान के नाम वोट दे दीजिए, धर्म के आधार पर आपने वोट मांगा, हमने 2 बार तो आपको जिता दिया। अब जनता समझ रही है कि हमने तो जिता दिया, आपको सत्ता मिल गई,